नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। देखिए, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट पे जहां धर्म, सुरक्षा, संस्कृति का संवाद होगा, जहां हम बात करते हैं संगठन की जो सनातन संस्कृति की रक्षा के साथ साथ समाज की सुरक्षा व्यवस्था में भी नई तकनीक ला रहा है। आज हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे नरेंद्र पुरोहित जी, जो कि विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय सचिव हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें ऑटोमेटिक फायर इक्विपमेंट्स के एक्सपर्ट भी हैं, बिजनेस है इनका। तो उन शख्सियत जो है आज हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं, जो राष्ट्रभक्ति को कर्म में ढाल चुके हैं। सबसे बड़ी बात है, तो नरेंद्र जी से हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे आज जानेंगे कि किस तरीके से विश्व हिंदू महासंघ के आप सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, तो किस तरह से जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। तो सबसे पहले नरेंद्र पुरोहित जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस चैनल पे लाइव लिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत जी बिल्कुल नरेंद्र जी, काफी समय से हम चाह भी रहे थे कि आपसे बात करें। सबसे पहले तो जानना चाहूंगी, आप विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय सचिव हैं, तो आपके प्रमुख कर्तव्यों के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। दायित्व में कौन कौन से कार्य शामिल होते हैं? साथ ही आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी दृष्टि में आज के भारत में अगर मैं बात करूं तो हिंदू समाज को किन किन सामाजिक या सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और संगठन जो आपका है उसे कैसे सुलझाने की कोशिश कर रहा है, विस्तार से जानना चाहूंगी। बिल्कुल मैं बताता हूँ। मैं आपको मेरा परिचय पहले विस्तार से बता देता हूँ। मेरा नाम नरेंद्र पुरोहित है, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ विश्व हिंदू महासंघ का। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय योगी जी हैं और अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, संरक्षक भी, और वो यूपी सीएम है। फिलहाल वे यूपी सीएम है, उनके कार्यकलापों से सभी लोग परिचित हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि विश्व हिंदू महासंघ क्या करता है। विश्व हिंदू महासंघ हिंदू समाज, सनातन धर्म की रक्षा के लिए विश्व हिंदू महासंघ कार्य करता है। इसमें ऐसा नहीं है किसी भी धर्म के प्रति वो द्वेषता रखता है। वो द्वेषता रखता है तो किसके लिए द्वेषता? जो धर्म सनातन धर्म का जिस तरीके से सोचता है, सनातन धर्म के लिए उनकी जो प्रतिक्रिया होती है, उनसे अच्छी प्रक्रिया, अगर वो अच्छी प्रतिक्रिया रखते हैं तो हम अच्छी प्रतिक्रिया करते हैं। अगर वो उसके लिए अगर दूसरी तरीके से देखता है तो हम और टेढ़ी नजरों से देखते हैं। हिंदुस्तान में ये जब 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुआ था, वो धर्म के हिसाब से हुआ था, लेकिन कुछ राजनीतिक संगठनों ने इसको एक अपने फायदे के लिए, और इन्होंने अपनी ज्यादा उदारता दिखाते हुए उन्होंने अपने को उस पे, जबकि ये हिंदू राष्ट्र उस समय बन जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पूरा मुस्लिम राष्ट्र था, मुस्लिम राष्ट्र बना है। लेकिन हमारी उदारता, ये हमारे नेता, इन्होंने कहा नहीं, कोई नहीं, हम तो यहाँ पे करेंगे। और हम लोग, विश्व हिंदू महासंघ जो कार्य करता है वो समरसता का करता है, हिंदू समाज को बचाने के लिए कार्य करता है, हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए करता है। लेकिन आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे इतनी उदारता के कारण आज नित्य नई जिहाद हो रहे हैं। आप देख रहे हैं लव जिहाद, जमीन जिहाद, और न जाने क्या क्या जिहाद। अभी आपने विजयनगर का मैटर देखा होगा। मैंने अभी फिलहाल ये विजयनगर का मैटर जो पहले अजमेर में भी हुआ था, उस मैटर को मैंने बहुत उस तरीके से लेके और उस पर किया है। वहां पे एक हमारे लोग ही हमारे दुश्मन है, दूसरे हमारे कोई दुश्मन नहीं है। आपसे नरेंद्र जी मैं जानना चाहूंगी कि अगर संगठन की बात कर ही रहे हैं हम, तो आपके संगठन की प्राथमिकता वर्तमान समय में हिंदू समाज के कौन कौन से मूलभूत संकट को दूर करने की है, और इसके लिए आपने अब तक क्या ठोस कदम उठाए हैं? अगर मैं खासकर बात करूं तो आज के युवाओं की मैं बात कर रही हूँ, सनातन संस्कृति और राष्ट्रभक्ति से जोड़ने के लिए आपकी संस्था क्या विशेष पहल कर रही है, जिससे आपकी संस्था से जो है युवा जुड़े, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। बिल्कुल, युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि युवा, सबसे पहले मैं हमारी सरकार, क्योंकि मैं भी बीजेपी आइडियोलॉजी का हूं, बीजेपी से ही हूं, और मैं मेरे सरकार को ये कहना चाहता हूं कि अभी हमें ऐसा कानून बना देना चाहिए जो हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ ना करे। लेकिन ये देखा जा रहा है कि उदारता के कारण हम लोग ये कुछ भी नहीं कर पाते, और हमारी बहन बेटियों के साथ में भी आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है, जमीन जिहाद होता रहता है। और हमारी सरकार होते हुए भी और उनके साथ उनको उदारता दिखाते हुए वो प्रथम उनको देखे और उनका ज्यादा भला करते हैं। मैं ये चाहूंगा कि जब हमारी डबल इंजन की सरकार है, संवेदनशील सरकार है,
तो हमें एक कानून बनाना चाहिए जिससे हमारी बहन बेटी, हमारे धर्म की रक्षा की जा सके। कोई भी इस बारे में सोचे नहीं और हम इसी मापदंड को लेके इसी पे कार्य कर रहे हैं। आपने इसका उदाहरण यूपी में देखा होगा, गुंडा था तो बिल्कुल भी खत्म करना चाह रहे हैं, जो कि हम लोग इसी विषय पे कर रहे हैं। युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, हमारे समाज से मैं ये कहना चाहता हूं, परिवारों से मैं कहना चाहता हूं कि वो हमारे घर से शुरुआत करें। आप ठीक है, आपको किसी दूसरे धर्म से द्वेषता नहीं रखनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे धर्म को ज्यादा उदारता दिखाए और हमारे घर में घुसाए, और घर में जैसे ही वो घर में घुसेंगे, क्योंकि उनकी दो मुंही वो चाल चलते हैं, एक भाई दूसरा चारा, जो कि ठीक नहीं है, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूं, इस विषय में आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आपसे एक सवाल इससे इर्द गिर्द में और जानना चाहूंगी। अगर मैं बात करूं कि देश भर में हिंदू एकता को लेकर आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वो लगभग आपने बता दी, तो उसे जमीनी स्तर पर कैसे लागू कर सकते हैं? साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्या विश्व हिंदू महासंघ जो है सामाजिक समरसता के साथ दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों को भी अपने आंदोलन में बराबर की भागीदारी देता है, या सिर्फ ये युवाओं तक, शहरों तक सीमित है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो हिंदू समाज है, सनातन धर्म है, हम लोग जोर देते हैं कि हम किसी जाति में ना बटे, हम सिर्फ हिंदू हैं। और हिंदू बोल के अगर हम करेंगे तो हम सबका भला कर सकते हैं, क्योंकि कोई हमारे यहाँ पे कोई दलित नहीं है, कोई उच्च वर्ग नहीं है। क्यों? जब ये जाति व्यवस्था कभी नहीं थी, कर्म व्यवस्था थी। हमारे 4 भाई थे, उसमें जो अभी क्षत्रिय है उनको सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, ब्राह्मण जो अभी ब्राह्मण की जाति के नाम से जाने जाते हैं उनको ज्ञान के लिए किया जाता था, और जो वेश्य को अभी जाति से वेश्य मानते हैं, वो हमारे तीसरे भाई थे, उनको आर्थिक व्यवस्था के लिए किया हुआ था, और चौथे जो है उनको सफाई व्यवस्था के लिए। ये 4 व्यवस्था थी। इसको क्या है, राजनीतिक करके और इसमें जातिवाद में करके और उनको हमें बांटा गया है। ये क्या है, ये बहुत मुस्लिम धर्म भी नहीं है, मुस्लिम एक पंथ है जो हम लोगों को बांटना चाहता है, जातियों में बांटना चाहता है। जब कोई भी चीज होती है, जनगणना होती है, तो हमें किस तरीके से देखा जाता है, ये ब्राह्मण इतने % है, राजपूत इतने % है, दलित इतने % है, जाट इतने % है। और जब मुस्लिम की बात की जाती है तो मुस्लिम को एक करके किया जाता है। तो सरकार को इस चीज में ध्यान देना चाहिए। और हम लोग, हिंदू धर्म एक है। हम लोगों ने खूब जगह जहां पे धर्मांतरण हो गया था, हमने उनकी वापस घर वापसी की है। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक आम जनता का सवाल है कि बीजेपी की सरकार है सर, आप बढ़िया आंदोलन चला रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, पर अगर मैं आम नागरिकों की बात करूं, क्योंकि ये मेरा दायित्व है कि उनकी आवाज का, उनका जो सवाल है आप तक पहुंचाना, मैं ये आपसे जानना चाह रही हूं कि बीजेपी की सरकार के होने के बावजूद भी इतने सारे जो केसेस हैं, अगर मैं बात करूं बलात्कार के केसेस हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के केसेस हैं, अभद्र व्यवहार का केसेस है, क्योंकि मैं सीधा महिलाओं पर बात करना चाहूंगी, तो आखिरकार ये क्यों हो रहा है? अगर मैंने जैसे कि सवाल में ही आपसे पूछा था, आदिवासी और दलित महिलाओं की बात करें तो आए दिन इतने सारे जो केसेस सामने आ रहे हैं। सरकार होते, अगर सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है जमीनी स्तर पर, तो महिलाओं को और आम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कत्लेआम हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है और क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया जा रहा है अगर इस तरह की संस्थाएं हैं तो? इसकी सबसे बड़ी कमी समाज में ही है, खुद में ही है। हम परिवार से इसको देखें। अगर हम अपने बहन बेटियों को, नाबालिग बच्चों को ये शिक्षा दे कि हमें ऐसे तत्वों के साथ ना जाना चाहिए जहां पे ये कुछ हो सकता है, क्योंकि उनकी तो आदत में है, उनकी फितरत में है गलत काम करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग परिवार से, समाज से मैं कहना चाहता हूं कि समाज उन लोगों का विशेष ध्यान रखे। बहन बेटियों को, जो हमारी बहन बेटियां हैं, नाबालिग बहन बेटियां हैं या बड़ी है, तो उनको ये समझाएं और परिवार से हम लोग इसकी शुरुआत करें। हम लोग तो कर ही रहे हैं। हमारे पास कोई भी इस तरीके से कार्य आते हैं तो हम संज्ञान में लेते और पूर्ण जोर शोर से और उसको हम लोग सोल्व करते हैं। अभी विजयनगर वाले केस में हमने बिल्कुल उसको इस तरीके से लिया। वहां पे ही हमारे एक DIG थे, वो बोल रहे हैं ये लव जिहाद का केस नहीं है। मैंने कहा ये लव जिहाद का केस नहीं है तो ये क्या है? तो इस तरीके से क्या है, सबसे बड़े दुश्मन हमारे आदमी है, दूसरे नहीं है। तो सबसे पहले इलाज हम लोग उनका करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे में ही चेचंद है।
ठीक है, जो कि हम गलत है। आपकी बात जैसे कि मैंने सुना, पर अगर मैं बात करूं, आपने एक बात सही कही कि परिवार में एक हमारी जो रूट्स होती है वो मजबूत बिल्कुल होनी चाहिए, कि हम शिक्षा जो देते हैं वैसे ही पनपते हैं। पर आपको नहीं लगता है कि आम नागरिक होने के नाते कि कहीं ना कहीं ये सरकार की व्यवस्थाओं पर, प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि अब मैं पॉइंट की बात अगर आपसे करूं तो जो महिलाएं हैं आज जमीन स्तर से अगर हम बात करें आसमान तक पहुंच चुकी है। अगर हर महिला घर से निकलना बंद कर दे, क्योंकि अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभा रही है तो महिलाएं भी खुलकर काम कर सकती हैं। तो ये सिर्फ मुझे नहीं लगता है कि परिवार के साथ साथ एक सरकार और प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आपत्तिजनक जो घटनाएं हो रही हैं इस पे किसका, आपको क्या लगता है कि इसमें इसका भागीदारी कौन है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने शुरुआत में भी आपको कहा कि हमारी सरकार है, लेकिन मैंने मेरी सरकार से ही मैंने एक प्रश्न उठाया। मैंने कहा कि यहाँ पे कानून ही जब बन जाएगा कि हमारे सबसे मुख्य कारण तो ये है कि हम लोग ऐसा कानून बना दें कि दूसरे समाज के व्यक्ति, दूसरा धर्म हमारे धर्म से कोई छेड़छाड़ नहीं करे और धर्मांतरण कहीं भी नहीं हो, और धर्मांतरण अगर होता है तो उसका इस तरीके का जवाब दे। क्योंकि कानून अगर बन जाएंगे, कानून में संशोधन हो जाएगा कि एक धर्म दूसरे, हिंदू धर्म से दूसरा धर्म बिना उनकी मर्जी के, और ये भी क्या है आजकल देखा गया है कि जब लड़कियां बालिग हो जाती है तो वो अपनी मर्जी चलाती है। 161 में जो बयान वो अगर दे देती है, उसमें अगर कानून में ये हो कि नहीं, वो जब तक उनके माँ बाप की मर्जी के बिना वो नहीं कर सकते, ये कानून में ये जुड़ाव के लिए हमने दे रखा है। संशोधन होगा भी, लेकिन थोड़ा सा समय लग रहा है। अभी हमारी सरकार, वहां पे तो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन यहाँ राजस्थान की सरकार कमजोर है, यहाँ ब्यूरोक्रेसी हावी है, जो कि ठीक नहीं है। मैं लड़ाई लड़ता हूं, मैं मेरी सरकार के खिलाफ भी बोलता हूं, और मैं उनको कहता हूं कि ये ब्यूरोक्रेट्स हावी नहीं होना चाहिए। जहां जहां ब्यूरोक्रेट्स हावी होगा तो वो ठीक नहीं है। तो सरकार में हम लोग दबाव डाल रहे हैं कि कानून बने, कानून बन जाएगा तो सब चीज ठीक हो जाएगी। चलिए, बढ़िया बात है। आपसे आगे जानना चाहूंगी आखिरी 2 सवालों में कि जैसे कि अब हम आम लोगों की सुरक्षा की अगर बात करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक फाइटिंग इक्विपमेंट्स का भी काम है। तो मैं आपसे आज जानना चाहूंगी कि आपके अनुभवों में, अगर आपके अनुभव जितने भी हैं उनमें किन फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स को किसी औद्योगिक रिहायशी परिसर में अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाना चाहिए? क्योंकि ये सवाल इसलिए है क्योंकि आजकल इस तरह के जो आगजन के जो हादसे हैं बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। क्योंकि आप धरातल पर काम करते हैं तो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। बिल्कुल सही है। देखिए, आज हमें सबको सावचेत रहना चाहिए। आज अग्नि से अगर हम अपनी सुरक्षा के लिए अगर कुछ करना चाहें, चाहे छोटा सा ऑफिस भी हम लोग करते हैं, तो उसमें भी एक फायर एक्सटिंग्विशर, छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर लगाएं, क्योंकि ये फर्स्ट एड है। छोटी सी आग को अगर हम छोटे से सिलेंडर से अगर बुझा देंगे, फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा देंगे, तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। और भयानक रूप लेने के बाद में तो दमकल चाहे कुछ भी कर ले, वो नहीं रुकने वाली, वो होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी, हर आदमी अपनी सुरक्षा के लिए अपनी फैक्ट्री, अपनी होटल या कोई भी व्यवसायिक जो कार्य कर रहा है, इवन की घर में भी किचन है तो किचन में भी अपना बचाव के लिए छोटा सिलेंडर लगाना चाहिए, जिससे अगर आपके एलपीजी सिलेंडर में आग लग जाती है तो उसको तुरंत वहां पे बुझा दिया जाए, जो आगे नहीं बढ़ेगी। इसके लिए, और वैसे सिस्टम तो बहुत आते हैं, बड़े बड़े सिस्टम, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, बड़े बड़े ये बोटलिंग प्लांट है, और बड़े बड़े जो भी जहाँ पे फ्लेमेबल है वहां पे वो ऑटोमेटिक सिस्टम भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हाइड्रेंट पाइपलाइन का सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, जो अपने आप आग बुझाने में सक्षम है, वो भी लगाते हैं। उनको वो सरकार द्वारा भी उनपे ऐसा है, कानून बनाया हुआ है कि उसके बिना वो चालू नहीं कर सकते। और हम चलिए, एक बहुत अच्छी बात मुझे आपकी लगी, जो मुझे लगता है कि हमारी जो महिलाएं हैं जो देख रही हैं, जो आम जनता है, एक बहुत बढ़िया संदेश आपने इस सवाल से मेरे दिया कि जब अपने रसोइयों की बात करें, अगर हम अपने घर की किचन की भी बात करें, तो एक छोटा इक्विपमेंट हमेशा सबको अपने साथ रखना चाहिए। क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो हैं घर से ही उठती हैं, किचन से ज्यादातर सामने आती है। कभी सिलेंडर्स के साथ कुछ हो जाता है, कई लीकेजेस हो जाते हैं घर में। लाइक जैसे अगर हम बात करें, चूहे वगैरह होते हैं, पाइपलाइंस काट देते हैं तो लीकेज की समस्या होती है। बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। और जो महिलाएं देख रही हैं, हम आपसे ये चाहेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से ये मैसेज है कि छोटा इक्विपमेंट आप अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए आपके लिए जरूर रखें। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपने किसी ऐसी स्थिति में
स्थिति का सामना किया है जहां उचित फायर इक्विपमेंट की अनुपस्थिति के कारण बड़ा नुकसान हो चुका हो और बड़ा अफसोस हुआ हो आपको कि यहाँ पे चीजें ऐसी होती। तो अगर आपने ऐसी कोई सामना किया है तो उसमें से आपने क्या सीखा, क्या कमी पेशी थी? फायर फाइटिंग सिस्टम की नियमित मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूं, ट्रेनिंग कितनी महत्वपूर्ण है, आप अपने क्लाइंट्स को कैसे प्रेरित करते हैं? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें फायर इक्विपमेंट के साथ साथ में ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। अगर आपने सिस्टम लगा लिया और आपको जानकारी नहीं है इसको कैसे हम लोग चलाएं, तो वो फिर लगाने का कोई मतलब नहीं है। वैसे जनरली ये देखा गया है कि आदमी ट्रेनिंग की अभाव रखता है और थोड़ा सा लालच करता है कि आग से इतनी सी चीजों से क्या होना है, और ये तो चीज नहीं है, तो उसमें लापरवाही करता है। उसका बहुत बड़ा खामियाजा वो उठाते हैं। मैं सबको ये संदेश देना चाहता हूं कि हर आदमी अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर भी है तो उसमें छोटा सिलेंडर लगाए और उसकी नॉलेज जरूरी हो। नॉलेज जरूरी है कि उसको चलाना आता है कि नहीं आता, उसकी ट्रेनिंग जरूर है। और ये मासिक या द्विमासिक होनी चाहिए, मॉक ड्रिल भी होनी चाहिए, जिससे उनको मालूम रहे किस तरीके से कार्य करता है। वरना लगाने के बाद में भी कोई मतलब नहीं है, पैसा बर्बाद होता है। और मैं सबको ये संदेश देना चाहता हूं कि सुरक्षा तो करनी चाहिए, हर आदमी सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी, तो इस पे कार्य करना चाहिए। आपकी संस्था जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए नरेंद्र पुरोहित जी, हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपसे काफी सारी जो जानकारी मिली हमारे दर्शकों को, फिर किसी चर्चा में हम आपसे जरूर जुड़ेंगे। आज के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। देखिए, नरेंद्र पुरोहित जी हमारे साथ थे। आपने देखा कि जहां समाज के रक्षक के रूप में धर्म की रक्षा का संकल्प लिया, वहीं दूसरी ओर आग से सुरक्षा देने वाला आधुनिक विज्ञान भी इन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो ये संगम है सेवा और समर्पण का, हमारी संस्कृति, हमारी सुरक्षा, हमारा स्वाभिमान। तो ऐसे ही और राष्ट्र निर्माताओं से मिलने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।